बेइश्क किस्त नंबर 13 पार्ट 2। वो कपड़े चेंज करके बाहर आई तो बाहर रोहाब लॉन में बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। चलें, उसने पास आकर पूछा तो रोहाब ने सर उठाकर उसे खुशमगी निगाहों से देखा। मासजाजी शुजात हसीन साहिबा, आपके 5 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, तो ये बात मुझे पहले बता देनी थी। मैंने जिंदगी में किसी का 5 मिनट तक भी वेट नहीं किया, मगर तुम्हारी वजह से मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, वो तंजिया अंदाज में बोला। काम भी तो तुम्हें है ना, इसलिए तुमने इंतजार किया। अगर तुम्हें काम ना होता तो तुम कभी इंतजार ना करते, वो भी जवाबा तड़क कर बोली। रोहाब ने तअस्सुफ से सर हिलाया और उठकर गाड़ी की जानिब बढ़ गया। कुछ देर में वो हॉस्पिटल में शुजात हसीन के पास बैठे थे। अंकल, आपसे हाविया के मुताल्लिक बात करनी थी, रोहाब ने कहा। जी बेटा, मैं सुन रहा हूँ, शुजात हसीन ने कहा। मैंने लाहौर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में हाविया को एडमिट करने की बात कर ली है और लंदन से डॉक्टर्स को बुलवाया है। वो हाविया चेक करेंगे और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। रोहाब की बात पे उसने बेयकीनी से उसे देखा। तुमने ये बात करनी थी अभी जान से, अगर यही बात थी तो मुझसे घर में कर लेते, मैं तुमको बता देती कि उसका इलाज मुमकिन नहीं है, और वैसे मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। वो शुजात हसीन की मौजूदगी को जैसे फरामोश करके बोली। कोशिश करने में क्या हर्ज है, और हर बीमारी का इलाज होता है, रोहाब ने कहा। मैंने बोला है ना कि तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, वो नागवारी से बोली तो रोहाब ने उसे तनबीही निगाहों से देखा। कैसे बात कर रही हो तुम, शौहर है ये तुम्हारा? शुजात हसीन का लहजा काफी सख्त था तो वो गड़बड़ा कर रोहाब को देखने लगी, जिसके चेहरे पे फातिहाना मुस्कुराहट थी। आप शायद भूल रहे हैं अभी जान के इस इंसान ने किया नहीं किया हमारे साथ, वो झलाकर बोली। इन्होंने जो भी किया इस पर शर्मिंदा हैं और आकर मुझसे माफ़ी मांग चुके हैं। वैसे भी हमने तुम्हारी ये तरबियत नहीं की कि इस तरह शौहर से मुखातब हो। तुमने एक अरसा तक अपने वालिदा को देखा है कि वो कभी ऊंची आवाज़ में भी हमसे बात नहीं करती थी। आइंदा से अपने शौहर को तुम कहकर मुखातब मत करना। शुजात हसीन ने उसकी अच्छी खासी तबीयत साफ कर दी थी, और वो भी रोहाब शाह के सामने। वो जुज़र बुजुर होती उस शख्स को देखने लगी जो कि मुस्कुराहट ज़ब्त करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो झला कर रुख फेर गई। रोहाब बेटे, अगर आपको डॉक्टर्स कोई उम्मीद दिलाते हैं तो आप हाविया का ट्रीटमेंट करवा लें, वरना उसे यहीं एडमिट रहने दें। शुजात हसीन की बात पे जाजी ने बेचैनी से पहलू बदलकर रोहाब शाह को देखा। थैंक यू अबी जान, और इंशाअल्लाह हाविया का इलाज होगा, चाहे डॉक्टर 1% भी उम्मीद दिलाएं, और वो ठीक होकर हम सब के दरमियान होगी। ये आपके बेटे का वदा है। रोहाब शाह ने शुजात हसीन को ना सिर्फ अबी जान कह दिया, बल्कि उनके शाने पे हाथ रखकर उनका बेटा बनने का यकीन दिलाकर उनको जैसे एक नई उम्मीद की किरण और खुशियों की नवीद सुना दी थी। मेरी बेटियों, मेरा सरमाया है और आपका ये मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा, शुजात हसीन ने अपने मखसूस आहज़ी भरे अंदाज में कहा। कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये मेरा फ़र्ज़ है, उसे एहसान मत कहे, वो इन्हीं गले लगा कर बोला। घना मैसना कहीं का, आज ही मिलकर मेरे अबी जान को पिटा लिया। वो कीना तोज़ निगाहों से उसे देखते हुए बोली, जो आंख मार मुस्कुरा दिया था। हमें डॉक्टर साहब के पास चलना चाहे, क्या ख्याल है आपका रोहाब जी? वो आप और जी पे जोर देते हुए बोली। यह बिल्कुल, वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से बोला। वो दिल ही दिल में उसे सलूती सुनाती आगे बढ़ गई।
वैसे तुम्हारे साथ सुथरी हो गई, कसम से मजा आ गया मुझे, कलीजे फफड़ों तक को राहत मिली, वो इसके साथ चलते हुए बोला। तुम्हें अगर लगता है कि तुम मेरे अबी जान को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारी भूल है, वो तो ऐसे ही उनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, फिलहाल वो तुम्हारी बातों में आ गए हैं क्योंकि वो जानते नहीं कि तुम बिना फायदे के कुछ नहीं करते, मगर मैं जानती हूँ कि हाविया के इलाज के पीछे तुम्हारा कोई ना कोई मफाद होगा। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली तो रोहाब का रंग मुतगिर हो गया। तुमने मुझे इतना घटिया समझ रखा है कि मैं तुम्हारी बीमार बहन में भी अपना कोई मफाद ढूंढूंगा, वो तलख लहजे में बोला। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ इतना कोई नहीं जानता, तुम घटियापन की हर हद क्रॉस करना जानते हो, अब तुम खुद इग्लू के इसमें तुम्हारा क्या फायदा है। वो सीने पे बाजू लपेटते चबा चबा कर बोली। तुम कहकर मुखातब मत करो वरना अभी जान को बता दूंगा, वो तलमला कर बोला। खबरदार जो तुमने मेरे अबी जान को अबी जान बोला और दूसरी बात में आप कहकर उनको मुखातब करती जिनकी इज्जत करती और तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हें इज्जत दी जाए, वो तनक कर बोली। कहूँगा तुम्हारे अबी जान को अभी और देखना चंद दिनों में वो तुमसे ज्यादा मुझ पे भरोसा करेंगे, फख्र से कहेंगे कि मैं उनका दामाद नहीं बेटा हूँ, रोहाब शाह ने कहा। ओबू तो ये मेरी बहन का इलाज करवाने के पीछे ये प्लान है तुम्हारा, वो आंखें फैलाकर बोली। कैसा प्लान? वो हैरानगी से बोला। यही कि मेरे अबी जान को मेरे खिलाफ करके इनके बेटे बनने का नाटक करोगे, औफ़फ़ अल्लाह मुझे नेचा दिखाने के लिए तुम मेरे अबी जान के जज्बात से खेलने वाले हो, बहुत ही कोई चीप कस्म के आदमी हो, वो इस पे अलट ही पड़ी थी। तुम्हारा दिमाग खराब है, हर वक्त नेगेटिव सोचती हो, ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जो तुम्हें साथ आने को कह दिया, अकेला आकर बात कर लेता तो अच्छा था, रोहाब ने तब कर कहा। अरे बेटा घर जाकर लड़ लेना, ये हॉस्पिटल है, उससे पहले कि वो कुछ बोलती कि एक खातून ने पास आकर कहा तो इन दोनों ने इर्द गिर्द देखा तो काफी लोग इकट्ठे होकर इन्हें देख रहे थे। वो गड़बड़ा कर आगे बढ़ गई। डॉक्टर से बात करने के बाद कल सुबह हाविया को दूसरे हॉस्पिटल एडमिट करने का फैसला हो चुका था और शुजात हसीन की खुशी की खातिर वो भी मान गई थी। वो पूरे रास्ते दिल ही दिल में उसे सलूती सुना रही थी। तुम चाहो तो ऊंची आवाज में कूद सकती हो मुझे, रोहाब शाह ने कहा तो वो उसे खा जाने वाली निगाहों से देखने लगी। किया हुआ, निगाहों से कच्चा चबाने का इरादा है किया। वो दिल जलाने वाले अंदाज में बोला। मेरा बस चले तो तुम्हारी जान ले ही लूं, वो मुंह बनाकर बोली। बेवा बनने का बड़ा शौक है तुम्हें। कोई खास वजह? मेरी दौलत जायदाद पे कब्जा करने का इरादा है किया। वो तंजिया लहजे में बोला। नहीं, किसी और से शादी करना चाहती हूँ जो कि मुखलिस और नेक हो और ऐसा शख्स है भी, मेरी खाला का बेटा है, फवाद नाम है और मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद था, मेरे अबी जान तो राजी भी थे मगर तुम आ गए, वो भी जवाबा तलख लहजे में बोली। इसकी बात पे रोहाब शाह ने गाड़ी को ब्रेक लगाया और खाली सड़क पे टायर जोर से चिड़चिड़ाए। गेट आउट, वो सर्द लहजे में बोला। नहीं निकलूंगी, वो तलमला कर बोली। वो अपना सीट बेल्ट खोलता गाड़ी से उतरा और इसकी साइड पे आकर इसे खींचकर बाहर निकाला। अब अपने उसी खालाजाद को फोन करो और उसे कहना कि तुम्हें घर छोड़ आए, वो तब कर बोला और फिर गाड़ी में बैठकर जन से गाड़ी उड़ाता वहां से निकलता चला गया।
बदतमीज बेहिस जाहिल आदमी, रात को इस तरह खाली सड़क पे बीवी को छोड़ गया। वो उसे कोसते हुए तेज तेज कदमों से चलने लगी। कुछ आगे पहुंची ही थी कि एक बाइक पास आकर रुकी। अरे जाजी तुम यहाँ! जानी पहचानी आवाज पे उसने सर उठाकर देखा तो फवाद को देखकर गड़बड़ा कर रह गई। अरे वाह रे, किया कहने, रोहाब शाह आजकल जो बोलता वो हो जाता है, वो बुड़बड़ाई। वो रिक्शा तलाश कर रही थी, घर जाना था। वो मुस्कुरा कर बोली। अरे आओ मैं ड्रॉप कर देता हूँ, फवाद ने कहा तो वो चुपचाप बाइक पे बैठ गई। एक बात तो बता, ये बना रिश्तेदारों को बुलाए शादी क्यों कर ली तुमने? फवाद ने पूछा। वो बस अमीर आदमी था और हाविया का इलाज करवाने के बदले शादी कर ली, उसने कहा। ये क्या बात हुई जाजी, ऐसे किसी भी आदमी से शादी कर ली? तू मुझे बताती तो मैं खुद हावी का इलाज करवाता। तुझे पता तो है कि मेरे अबे के मुरब्बा ही, ऐसी दौलत जायदाद को किया करना जो अपनों के काम ना आए, फवाद ने कहा। फेंको कहीं का, जैसे उसके अबे ने मुरब्बा बेचकर पैसे दे ही देने थे, वो दिल ही दिल में बोली। फिर बाइक जैसे ही शाहवाला के सामने पहुंची तो फवाद का मुंह खले का खिला रह गया। ये तेरा घर है? इसने बेयकीनी से पूछा। ये मेरे शौहर का घर है, मेरा नहीं। अरे तो शौहर का घर बीवी का भी होता है, वो जल्दी से बोला। हम ये तो है, खैर आ जाओ अंदर से अपना महल दिखाती हूँ, उसने ऑफर की और फवाद ने कबूल भी कर ली। वो इसे लेकर अंदर की जानिब बढ़ गई। वो अंदर दाखिल हुई तो सुगरी शाह और कन्वल जैद रूहान वहीं पे थे। इसने फवाद का तारुफ करवाया तो सब इससे खौशदली से मिले। मैं फवाद के लिए चाय पानी का इंतजाम करती हूँ, वो कहकर किचन की तरफ बढ़ गई। रोहाब इसे रास्ते में छोड़कर शाहवाला पहुंचा और कमरे में आकर उसने पानी पिया तो गुस्से का ग्राफ जरा कम हुआ। औफफ में उसे उस वक्त सुनसान जगह पे छोड़ आया। वो माथा मसलते बुड़बड़ा और फिर गाड़ी की चाबियां उठाकर नीचे आया तो लाउंज में एक अनजान आदमी को देखकर ठिठक गया। ये कौन है? इसने हैरानगी से इस्तिफसार किया। बरू, ये जाजी भाभी के खालाजाद मिस्टर फवाद हैं। रूहान की बात पे उसने बेयकीनी से उस शख्स को देखा। जारी है।